स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने प्लासी के युद्ध से बक्सर के युद्ध तक का सफ़र, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बीच क्या राजनीति रहती है भारतीय तत्कालीन इतिहास की, उसके बारे में जानकारी आपको प्रदान करने वाला हूँ। ठीक है, मेरा एक दावा है आपसे कि एग्ज़ाम का एक भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छूटने वाला है यदि मेरी वीडियो को आप पूरा पूरा देख लेंगे। ठीक है, एक एक फैक्ट की चर्चा आपके बीच में करूंगा और विस्तृत चर्चा करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपके लिए मैं सहयोग कर रहा हूं, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपका सहयोग और करने के लिए। मैं आपके सहयोग करने से बहुत ज़्यादा संतुष्ट होता हूं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करेंगे मैं उतना ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँगा। शेयर करने की इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य यह है कि मेरे द्वारा चलाए गए इस अभियान से एक एक व्यक्ति, एक एक प्रतियोगी छात्र इससे लाभान्वित हो, जिसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी लेनी हो या किसी भी टॉपिक पर जानकारी लेनी हो। आप कमेंट करके मुझसे कह सकते हैं भाई इस टॉपिक पे मुझे जानकारी लेनी है, तो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो दे दूंगा। मैं आपके सहयोग के लिए यहाँ आया हूँ और आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका सहयोग अधिक करूंगा। ठीक है, और सहयोग करूंगा तो मन से करूंगा और अभी भी मन से ही सहयोग कर रहा हूं आपको। इसी तरीके का सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरीके से आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए अधिक देरी न करते हुए मैं आपको प्लासी के युद्ध से बक्सर के युद्ध तक का पूरा सफ़र आज तय करा देता हूं। भारतीय इतिहास में किस तरीके से क्या होता है, तत्कालीन भारतीय इतिहास उस समय क्या था, ये पूरी जानकारी आपको दी जाती है। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध कहाँ से संबंधित है भाई? बंगाल से संबंधित है। बंगाल से ही संबंधित है ये सब। ठीक है, तो अधिक देरी न करते हुए मैं आपसे एक आग्रह करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा। आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है हमसे जुड़ने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लाइड पर आते हैं भाई, बंगाल। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की। किसकी बात करते हैं? बंगाल की। बंगाल, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना जो है, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना 1717 ईस्वी में कब होती है? 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? मुर्शीद कुली खां के द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला फैक्ट है 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। ठीक, अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है सिराजुद्दौला से। कहानी कहाँ से शुरू होती है? सिराजुद्दौला से कहानी शुरू होती है, जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर देखिए, इसे मैं संक्षेप कर दिया हूँ। 1717 में मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बनता है। 1740 में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। आप रिकॉल कर लीजिए, 1717 मुर्शीद कुली खां बंगाल की स्थापना करता है, 1740 अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है और अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है, अली वर्दी खां की मृत्यु जो है 1756 में होती है। आगे शुरू करते हैं और मेन कहानी जो शुरू होती है वो सिराजुद्दौला से शुरू होती है। सिराजुद्दौला के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। सिराजुद्दौला जो है 1756 ईस्वी में 10 अप्रैल 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। अब सिराजुद्दौला क्या था? सिराजुद्दौला का नीति जो था, जो रवैया था अंग्रेज़ों के प्रति, जो उसका रवैया था वो कठोर था। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों की कासिम बाजार फैक्ट्री जो कलकत्ता में थी, उसे अपने अधिकार में ले लिया। सिराजुद्दौला सबसे पहले आघात करता है किस पर? अंग्रेज़ों पर, और कासिम बाजार फैक्ट्री जो कलकत्ता में थी उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। अंग्रेज़ इससे परेशान हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं कि भाई देखिए, ऐसा पहले तो ऐसा नहीं होता था, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो सिराजुद्दौला के प्रति जो है उनका रवैया, सिराजुद्दौला का रवैया अंग्रेज़ों के प्रति सहानुभूतिक नहीं था जैसे पहले के नवाब करते थे। सिराजुद्दौला ने सबसे पहले काम क्या किया? कलकत्ता में मीर कासिम फैक्ट्री थी उसे अपने अधिकार में ले लिया, अंग्रेज़ों का अधिकार वहाँ से समाप्त कर दिया। अब अंग्रेज़ जो है परेशान हो गए इस बात से कि मैं अब किस तरीके से अपना व्यापार कलकत्ता में जमाऊँगा। ठीक है, तो एक षड्यंत्र रचते हैं और एक कहानी बना देते हैं 20 जून 1756 ईस्वी की।
एक कहानी बना देते हैं, एक षड्यंत्र रच देते हैं 20 जून 1756 ईस्वी को। अंग्रेज तो युद्ध करना ही चाहते थे सिराजुद्दौला से, अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला से युद्ध करना चाहते थे, लेकिन भैया किसी से आप ऐसे ही थोड़ी युद्ध कर सकते हैं। जब तक कोई माहौल नहीं क्रिएट होगा आप सीधे सीधे किसी से जाके लड़ जाएंगे। एक माहौल बनाना पड़ेगा, एक आपको पृष्ठभूमि देनी पड़ेगी युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो वही पृष्ठभूमि एक षड्यंत्र के माध्यम से दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। वो पृष्ठभूमि क्या होती है? 20 जून 1756 ईस्वी में एक घटना घटित होती है जिसे कहते हैं काल कोठरी की घटना। किस नाम से जाना जाता है? काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना में बताया जाता है कि एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया। एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया गया और अगले दिन जब 21 जून को उन्हें उसमें से निकाला गया तो मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा थे। मतलब 123 व्यक्ति मर गए, 123 अंग्रेज व्यक्ति मर गए, केवल 23 ही जिंदा थे। इस घटना को भारतीय इतिहास में काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है और यह घटना जो है सिराजुद्दौला के नवाब के शासनकाल के समय हुआ था, ठीक है। इसे होने के बाद अब क्या होता है? अब एक पृष्ठभूमि बन जाती है आपसे युद्ध वाला पृष्ठभूमि बन जाती है, ठीक है। अब आगे होता क्या है? आगे सिराजुद्दौला इस घटना के बाद अंग्रेज़ों का पुनः कोलकाता पर अधिकार हो जाता है। देखिए, अंग्रेज़ों का बिना युद्ध कोलकाता पर अधिकार कैसे हो जाता है? भाई उस समय जितने भी भारतीय नागरिक थे बंगाल के, वो जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को गलत ठहराने लगते हैं। भाई काल कोठरी की घटना हुई, 146 व्यक्तियों को आपने बंद कर दिया, 23 व्यक्ति उसमें से जिंदा निकले, तो वहाँ के जो नागरिक थे वो लोग जो है अंग्रेज़ों के प्रति सहानुभूति दिखाने लगते हैं। और इसी बीच 9 फरवरी 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों और नवाब के मध्य अलीनगर की संधि होती है। अंग्रेज़ों और नवाब के मध्य 1757 में कब होती है? 9 फरवरी 1757 में अंग्रेज़ों और नवाब के मध्य अलीनगर की संधि होती है। इस संधि के बाद सिराजुद्दौला ने वो जो फैक्ट्री, मतलब कि जो रवैया था उसका, जो फैक्ट्री पर अधिकार किए थे, उसे पुनः कोलकाता मतलब दे देते हैं। किसे दे देते हैं? अंग्रेज़ों को, अलीनगर की संधि के बाद। अब अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला से परेशान हो चुके थे। अंततः 23 जून 1957, सॉरी यहाँ पे 1957 नहीं है, यहाँ पे 1757 है। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। अंततः अब युद्ध के बाद ही कुछ हो सकता है, बिना युद्ध के कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। इस वजह से 23 जून 1757 में ईस्वी को प्लासी का युद्ध हो जाता है, ठीक है। इस युद्ध में होता क्या है? अब मैं आपको एक बात बता दूं, प्लासी का युद्ध, अब सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में, ठीक है। तो प्लासी स्थान कहाँ पर है? सबसे पहले मैं इसकी बात कर देता हूँ। प्लासी स्थान जो है बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। किस जिले में है? बंगाल के नदिया जिले में है, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तथा सिराजुद्दौला का नेतृत्व किसने किया था? तो सिराजुद्दौला के 2-3 सेनापति थे, वफादार थे, जो थे मीर जाफर, यार लतीफ़ खान और राजा दुर्लभ राय। यही 3 थे जो सिराजुद्दौला के विशेष वफादार हुआ करते थे। लेकिन हुआ क्या? मीर जाफर, यार लतीफ़ खान और राजा दुर्लभ राय, इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेज़ों के साथ षड्यंत्र बनाया और सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की। सिराजुद्दौला के साथ इन तीनों ने गद्दारी की और युद्ध में लड़ने की बात ही छोड़ो, अपने राजा के प्रति वफादारी ही नहीं किए, उल्टे अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध करने लगे। लेकिन इस युद्ध में 2 व्यक्ति ऐसे भी थे जिनका नाम था, इस युद्ध में मीर जाफर ने गद्दारी की और अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था बंगाल का नवाब बनने के लिए, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब के प्रति वफादार रही और वह युद्ध करते रहे। मीर मदान जो है लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। अपने नवाब के प्रति वफादारी में लड़ते हुए मीर मदान नामक व्यक्ति जो था, सेनापति जो था, वह वीरगति को प्राप्त हुआ। युद्ध के फौरन बाद क्या होता है? युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के इशारे पर ही उसके पुत्र मोहम्मद बेग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है उसके पुत्र मोहम्मद बेग ने, ठीक है।
प्लासी के युद्ध के समय, अब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह जो है आलमगीर द्वितीय थे। कौन थे? आलमगीर द्वितीय थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, अच्छे से आप पढ़िएगा बाद में। ठीक है, आपके लिए ही ये कंटेंट बनाया गया है। आगे होता है मीर जाफ़र। अब जो है सिराजुद्दौला की मृत्यु हो चुकी है। मीर जाफ़र जो है अंग्रेज़ों के हाथ का कठपुतली बन गया है। 30 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बनता है और अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया बंगाल का प्रथम नवाब था। अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया बंगाल का प्रथम नवाब था। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने अयोग्य घोषित कर दिया। भैया, जब आप हमारे हित में काम नहीं करेंगे और हमारे ही द्वारा आप शासक बनाए गए हैं, तो मैं आपको अयोग्य घोषित करके पदच्युत तो कर ही सकता हूँ। ये अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली है। तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को अयोग्य घोषित कर दिया और अंग्रेज़ों ने उसके दामाद मीर कासिम को, अंग्रेज़ों ने उसके दामाद किसको? मीर कासिम को उसकी जगह पर बंगाल का नवाब बना दिया। देखिए, यहीं से शुरू हो जाता है फूट डालो राज्य करो की नीति। मीर जाफ़र को हटाओ, मीर कासिम को बिठाओ, फूट डालो, एक दामाद है एक ससुर है। यहीं से शुरू हो जाती है फूट डालो राज्य करो की नीति। ठीक है, अंग्रेज़ बहुत ही चालाक थे। उसके बाद अब बात करते हैं मीर कासिम की। मीर कासिम अब बंगाल का नवाब बन जाता है। मीर कासिम जो है अपनी राजधानी को सबसे पहले क्या करता है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद एक क्या काम करते हैं? मीर कासिम के द्वारा आंतरिक व्यापार, मीर कासिम के द्वारा आंतरिक व्यापार पर, मीर कासिम के द्वारा आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों, भाई सुखों नहीं है ये शुल्कों है, टाइपिंग में गलती हुई है, शुल्कों की वसूली बंद करवा दी गई। देखिए, अंग्रेज व्यापार करते थे, एक बेरोक टोक व्यापार कलकत्ता में करते थे, अपना माल भी बेचते थे और जो उसके शुल्क मिलती थी, चुंगी मिलती थी, कर जिसे टैक्स बोला जाता है, जो सही बात अगर की जाए तो राजा को मिलने का हक है ना, नवाब को मिलने का हक है जो करो है, लेकिन वो कर भी नहीं देते थे बंगाल के नवाब को। भैया, अंग्रेज खुद रख लेते थे, कर भी रख लेते थे जो शुल्क मिलता था, और मार्केट में अपने सामान को बेच करके लाभ तो खुद कमाते ही थे। इससे क्या होता था? इससे बंगाल के राजस्व पर इसका प्रभाव पड़ता था, जिसे देख करके जो है मीर कासिम ने क्या किया? यही बंद करवा दिया। कहा भैया टैक्स मुझे चाहिए, आप अपने सामान को बेचिए, फ़ायदा आप लीजिए। जिसे अंग्रेज़ों ने क्या किया? जिसे अंग्रेज़ों ने अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया, अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया। और जुलाई 1763 में अंग्रेज़ों ने क्या किया? भैया, हमारे ही द्वारा आप बनाए गए हो और हमें ही आँख तरेर रहे हो। इस तरीके से उन्होंने जुलाई 1763 में मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर जाफ़र जो है बंगाल के नवाब बन जाते हैं पुनः। अब मीर कासिम अपने आप को अपमानित महसूस करता है। मीर कासिम क्या करता है? अपने आप को अपमानित महसूस करता है और अंग्रेज़ों से युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है। एक संकल्प ले लेता है कि मैं अंग्रेज़ों से युद्ध करके अब अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित करूंगा। ठीक है, अब आगे होता है बक्सर का युद्ध। क्या होता है? बक्सर का युद्ध अब आगे शुरू होता है। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं तो बक्सर का युद्ध शुरू होता है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया भैया? इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? 23 अक्टूबर 1764 में। अब ध्यान रखिएगा, अगर डेट वाइज आएगा तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में लड़ा गया और बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। डेट एक ही है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने किया था। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, लेकिन मीर कासिम की तरफ से कौन कौन थे? लेकिन मीर कासिम की तरफ से मीर कासिम खुद था और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय युद्ध में शामिल होते हैं। एक तरफ से केवल अंग्रेज हैं और एक तरफ से भारत के राजनीति के प्रमुख व्यक्ति, उस समय जो भारत के राजनीति के प्रमुख चमचमाते हुए व्यक्ति थे वो आए। कौन आए? अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम खुद, तीनों मिल करके एक साथ अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। मतलब युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक विजय होती है। देखिए, सेना से कुछ नहीं होगा जब अंदरूनी षड्यंत्र करेंगे। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध षड्यंत्र का युद्ध ही कहा जाता है। जब अंदरूनी षड्यंत्र होगा ना, तो आप चाहे 50,000 सैनिक लेके चले आए, 50 लाख सैनिक लेके चले आए, तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। 1757 में जो कुछ बचा हुआ था,
1764 में सब कुछ पूर्ण हो गया। 1764 में मीर कासिम हार गया, अवध का नवाब शुजाउद्दौला हार जाते हैं, और यहाँ तक कि जिसके नाम पर भारत का शासन चल रहा था वो थे मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, वो भी हार जाते हैं। अब भैया जब ये सब हार जाते हैं तो मतलब क्या हुआ, अंग्रेज़ जो है पूरी तरीके से भारत पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। आगे होता क्या है, आगे होता है युद्ध के बाद दो संधियां होती हैं। युद्ध के बाद दो संधियां होती हैं। एक संधि होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ, इलाहाबाद की प्रथम संधि के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब एक बात और कर लेते हैं। युद्ध के उपरांत बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। अब द्वैध शासन की बात करें तो बंगाल में द्वैध शासन की बात करें तो क्या था, बंगाल में द्वैध शासन है कि वहाँ के नवाब भी शासन करेंगे और वहाँ अंग्रेज भी शासन करेंगे, दोनों लोग शासन करेंगे। द्वैध शासन का मतलब ये है, लेकिन वास्तविक शासन किसके हाथ में होगा, अंग्रेजों के ही हाथ में होगा। नाम मात्र का शासक बंगाल के नवाब को बनाया गया था। ठीक है, युद्ध के उपरांत बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है और यह शुरुआत 1765 में मानी जाती है। क्वेश्चन आता है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब होती है, तो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। अगर कहा जाए कि आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया था, किसे माना जाता है द्वैध शासन का जनक, तो थे लायनल कॉर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करें तो 1772 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में गवर्नर जनरल बनते हैं तो उन्होंने द्वैध शासन का अंत कर देते हैं और बंगाल के नवाब को हटा देते हैं, सीधे सीधे बंगाल के अधिकार को अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, पूरा अधिकार अब अंग्रेजों का वहाँ पर स्थापित हो जाता है। नाम मात्र का शासक जो बंगाल को बनाया गया था द्वैध शासन में, वो भी हटा दिया जाता है। अब 12 अगस्त को एक संधि होती है और एक संधि होती है 16 अगस्त को। 16 अगस्त को इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है 1765 में अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य। ये दो संधि होती है, ये दोनों संधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यही रहा आपका बक्सर के युद्ध से प्लासी के युद्ध से लेकर के बक्सर के युद्ध तक का पूर्ण सफ़र। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बंगाल के निर्माण से लेकर के बंगाल की ध्वस्तता तक, बंगाल एकदम ख़त्म हो गया तब तक, जब तक अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं हो गया, बंगाल के जन्मने से मतलब बंगाल के जन्म से लेकर के बंगाल के आखिरी स्थिति, जब तक वहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार न हो गया, तब तक प्लासी युद्ध और बक्सर के युद्ध के बीच का जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था मैं आपके सामने रखने का पूर्ण तरीके से कोशिश किया हूँ। और अपने सक्षम तरीके से जितना मेरे अंदर साहस था, जितना मैं समझा सकता था, आपको समझाने की कोशिश किया। स्लाइड के माध्यम से अच्छी तरीके से, बेहतर कंटेंट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।